बुलेटिन में आप सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंच चुके हैं और ये दौरा कई मायनों में बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस साल भारत फ्रांस की रणनीतिक दोस्ती के 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को बैस्टिल डे परेड के खास मेहमान के तौर पर बुलाया है। वहीं इस दौरे में राफेल एम विमानों के अलावा 3 और पनडुब्बियों का सौदा होने वाला है। फ्रांस मतलब भारत का वो साझीदार जो पिछले 25 सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। फ्रांस मतलब वो देश जिसने कभी दूसरे देश के साथ मिलकर भारत का विरोध नहीं किया। फ्रांस मतलब वो भरोसेमंद देश जो परमाणु परीक्षण के दौर से लेकर हर हालात में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। यूं तो फ्रांस के साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में साल 1998 में अहम पड़ाव आया। ये वो दौर था जब परमाणु परीक्षण करने की वजह से सारी दुनिया ने भारत पर बैन लगा दिए थे। कोई भी पश्चिमी देश भारत के साथ रिश्ते शुरू नहीं करना चाहता था। ऐसे मुश्किल समय में तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ देने का मन बनाया और कहा कि हमें एशिया की उभरती हुई महाशक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती चली गई। भारत के 30 देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही देश हैं जिनके साथ रिश्ते पूरी तरह से रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक जैसी है। दोनों ही देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता में यकीन रखते हैं। लेकिन फ्रांस भारत के लिए हिंद महासागर की वजह से भी बहुत अहम है, जिस पर चीन की बुरी नजर है। दक्षिण चीन सागर की तरह चीन यहाँ पर भी अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। इसीलिए वो श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और जिबूती में सैन्य अड्डे बना रहा है। चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में फ्रांस बहुत अहम साझेदार हो सकता है, जिसका हिंद महासागर में जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात, कोमोडो और रियूनियन द्वीप में सैन्य अड्डे हैं। चीन के खतरे को देखते हुए भारत की योजना ओमान के दुकुम, मेडागास्कर और सेशल्स में सैन्य ठिकाने बनाने की है, ताकि भविष्य में हिंद महासागर में हमारा दबदबा बरकरार रहे। इसके अलावा रक्षा तैयारी में भी फ्रांस के सैन्य हथियारों का भारतीय सेना के लिए विशेष महत्व है, जिसमें मिराज लड़ाकू विमान से लेकर कलवरी क्लास पनडुब्बी या फिर हैमर मिसाइल भारतीय सेना में फ्रांस का विशेष महत्व है। फ्रेंच हम 4 टाइप के जहाज मैंने आपको गिना दिए और कई वेपन सिस्टम्स हैं, रेडार हैं, THD रेडार्स हैं जो हमने फ्रेंच से लिए हैं। मिसाइल्स हैं, मात्रा मिसाइल वो फ्रेंच की है, बल्कि फ्रेंच हमने जब मात्रा मिसाइल MiG-21 के ऊपर फ्रेंच मिसाइल रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा रहे थे, फ्रेंच ने हमारी मदद की। फ्रांस की विश्वसनीयता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका भारत को लेकर रुख कभी नहीं बदला। फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसने काउंटर टेररिज्म, आतंकवादियों पर बैन, मिसाइल कंट्रोल रिजीम मामले में हमेशा भारत का साथ दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मामले में भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। इस तरह फ्रांस से रिश्तों की गाड़ी का आगे बढ़ना दोनों देशों के हित में है। गौरव सावंत, पेरिस, आज तक। तो यूं तो पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के कई सियासी मायने हैं, लेकिन इन सबसे अलग फ्रांस में, खासकर पेरिस में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी की इस यात्रा को यादगार बनाने में जुट गए हैं। खास तौर से गुजराती परिवारों के लोग पीएम मोदी के आने से बड़े उत्साहित हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार फ्रांस की राजधानी पेरिस की तस्वीरें हैं, जहां पूरी दुनिया से सैलानी घूमने आते हैं। लेकिन आजकल यहाँ की फिजाओं में एक अलग ही गर्मजोशी दिखाई दे रही है। जरा यहाँ नजर दौड़ाइए। सिर पर केसरिया साफा, हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय जयकार। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर यहाँ भारतीय समुदाय के लोग बेहद उत्साहित हैं। इन लोगों ने मोदी के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं, खुद इनकी जुबानी सुनिए। जैसे हमने पगड़ी पहनी है, वैसे ही कुछ अलग स्टाइल से हमारी कर्मभूमि पेरिस फ्रांस और हमारी जन्मभूमि भारत
और दोनों का मान रखते हुए दोनों के फ्लैग को हमने उस पगड़ी में समाया है और वो एक यूनिक पीस बनाकर हम मोदी जी को पहनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल के हिसाब से एम्बेसी में जमा कर दी है। पेरिस में करीब 1 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें गुजराती परिवारों की भी अच्छी खासी तादाद है। जाहिर है लोगों के लिए ये पल किसी उत्सव से कम नहीं। बहुत ज़्यादा एक्साइट है। जब से हमें पता चला है कि मोदी जी आ रहे हैं तब से हम इतने एक्साइट है। हम क्या, पूरी इंडियन कम्युनिटी बहुत एक्साइट है कि जो आज विश्व गुरु कहलाते हैं वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है और वो खुद हमें मिलने इधर आ रहे हैं। 2 दिन की फ्रांस यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष से मिलेंगे। शाम को भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी उनकी बातचीत होगी। एलिसियन पैलेस में मोदी के सम्मान में निजी रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा और कल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ स्टेट डिनर भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का 6ठा फ्रांस दौरा है। इस दौरान मोदी कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी करेंगे और भारत फ्रांस दोस्ती के नए अध्याय की शुभ शुरुआत होगी। अब रुक करेंगे एक और बड़ी और अहम खबर का। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री विपुल चौधरी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी हैं। विधानसभा चुनावों के बाद अमूल से जुड़े हुए मामले में जमानत पर बाहर आए चौधरी को अब मेहसाणा की कोर्ट ने 2013 के एक मामले में 7 साल की सजा सुना दी है। ये मामला दूधसागर डेयरी से जुड़ा हुआ है। चौधरी पर आरोप यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र में सूखा पड़ने पर जो पशुओं का चारा भेजा था उसमें डेयरी को 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। विपुल चौधरी को दूधसागर पशु आहार घोटाले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी को जुडिशियल कस्टडी में उन्हें ले लिया जाएगा। विपुल चौधरी पर आरोप यह है कि उनके दूधसागर डेयरी के चेयरमैन रहते हुए ये घोटाला किया गया था। जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बयान दिया है, तब से इसे लेकर आए दिन सियासत का पारा हाई है। पहले विपक्षी दलों ने इस कानून का विरोध किया और अब आदिवासी समुदाय के लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सड़क पर उतरे आदिवासी समाज के लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये हुजूम गुजरात के नर्मदा जिले का है, जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बयान दिया है, तब से इसे लेकर आए दिन सियासत का पारा हाई हो रहा है। पहले विपक्षी दलों ने इस कानून का विरोध किया और अब आदिवासी समुदाय के लोग इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां लिए ये लोग नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा के आदिवासी हैं। इन्होंने यूसीसी के खिलाफ डोडियापाड़ा डिप्टी कलेक्टर को एक याचिका सौंपी है। गुजरात का नर्मदा जिला आदिवासी बहुल इलाका है, जहां से आपके विधायक चेतर वसावा आते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समर्थन का ऐलान तो किया है, लेकिन आपके विधायक चेतर वसावा ने पार्टी लाइन से हटकर आदिवासियों के समर्थन में आ गए और आदिवासियों के साथ मिलकर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। आ यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी જ્યારે એમની જનસંઘની સ્થાપના થઈ ત્યારે એમણે ફક્ત 3 મેનિફેસ્ટોને આધારે પાર્ટી આગળ વધી। એમાંથી એક 370 જે એમણે હટાવી છે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં। બીજો અયોધ્યામાં મંદિર બાંધવાનું તે પણ શરૂઆત થઈ ગયેલી છે। ત્યાં સુધી તો ઠીક છે, પણ જ્યારે યુસીસી લાવીને આદિવાસી સમાજ હોય, મુસ્લિમ સમાજ હોય કે બીજા અલ્પસંખ્યક સમાજોનો જે વિશેષ અધિકારો મળ્યા છે એ અધિકારો છીનવી લેવાની જ્યારે વાત આવે છે। गुजरात में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आदिवासी संगठन अपना विरोध जता रहे हैं। बुधवार को भी पंचमहल में आदिवासी समुदाय के लोगों ने समान नागरिक कानून के खिलाफ जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। શું વાંધો છે? રાજા હોય તો એવો માન સન્માન રાખીએ, પણ હવે તો કર્મચારી રૂલ્સ અને ટર્મ્સ જાણીએ છીએ, પણ એનાથી વિશેષ અધિકારી આદિવાસીનો વિશેષ અધિકારી છે અને એમાં 244 અને 13(3) ભાગ પ્રમાણે એ આ દેશના 2011ના જજમેન્ટ છે, દેશના મૂળ માલિક આદિવાસી છે, એનાથી પર કોઈ નથી। અને આજે અમારો અસ્મિતાનો સવાલ, અમે જે રીતે આજીજી કરીએ
એવું ના થાય. આપણે તમારું પણ માન સન્માન, અમારું પણ માન. અમે ગામડેથી આવ્યા છીએ. जब से समान नागरिक संहिता को लेकर जंग छिड़ी है, तब से सबसे ज्यादा डर गुजरात के आदिवासी समुदाय में फैला है। यूसीसी एक्ट के चलते इन्हें अपने अधिकारों पर नुकसान पहुंचने का डर सता रहा है। उधर सरकार का दावा है कि सबके हितों को ध्यान पर रखा जाएगा, इसके लिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नर्मदा जिले से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 26 जुलाई को पेश होने का निर्देश दे दिया है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पूर्व में दोनों ही नेताओं को आज यानी कि 13 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके वकील ने छूट संबंधी आवेदन दायर करके कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह दिल्ली में भारी बारिश की वजह से पेश नहीं हो पाए। गुजरात विश्वविद्यालय के वकील अमित नायर ने इसका विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने दोनों ही नेताओं को 26 जुलाई को पेश होने के लिए कह दिया है। तो एक तरफ भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देख रहा है, तो दूसरी तरफ देश के खुशहाल राज्यों में शुमार गुजरात में लोग गरीबी की वजह से जान देने के लिए मजबूर हो गए हैं। जमीनी हकीकत क्या है, ये बताने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात में गरीबी ले रही जान। वडोदरा में मां ने कर दी 2 बेटियों की हत्या। बनासकांठा में 7 लोगों ने पिया जहर। सूरत में 3 महीने में 11 डायमंड वर्कर्स कर चुके हैं सुसाइड। 27 साल से जिस गुजरात में विकास की नई इबारत लिखने के दावे हो रहे हैं, जिस गुजरात मॉडल की दुहाई पूरे देश में दी जाती है, उन दावों को धुतलाती है ये 3 तस्वीरें जो वडोदरा, साबरकांठा और सूरत से सामने आई। वडोदरा में एक माँ की कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें पानी पानी हो जाएंगी। स्कूल की फीस और मकान का किराया ना भर पाने तक तो ठीक था, लेकिन वडोदरा की अक्षता सोसाइटी में किराए के मकान में रहने वाली दक्षा चौहान जब अपनी बेटियों को 2 वक्त की रोटी ना दे पाई तो उन्होंने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा। पुलिस के मुताबिक दक्षाबेन ने पहले अपनी दोनों बेटियों को जहर दिया, लेकिन जब जहर ने भी असर नहीं किया तो दक्षाबेन ने गला दबाकर अपनी बेटियों की हत्या कर दी। इसके बाद वो खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गईं। लेकिन उनकी जिंदगी में शायद दुश्वारियों का दौर अभी बाकी था। यही वजह रही कि किसी की नजर फंदे पर लटकी दक्षाबेन पर पड़ गई और उन्हें बचा लिया गया। दक्षा चौहान नाम की महिला यहाँ सोसाइटी में 15 दिन पहले रहने आई थी और अपनी दोनों बेटियां की स्कूल की फीस और ये मकान का रेंट नहीं दे सकती थी, जिस उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी, जिनके कारण उन्होंने ये दोनों बेटियों को पहले जहर दे दिया। जहर देने के बावजूद भी दोनों बेटियों को असर नहीं हुई तो उन्होंने उनको गला घोंटकर दोनों को मार दिया और खुद भी लटक कर मरने की कोशिश की। दूसरी एक महिला जो ऊपर रहती है उन्होंने उनको देख लिया और उसको बचा लिया है। अभी वो महिला हॉस्पिटल में दाखिल है, शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन और आगे हम 302 का ऑफेंस दाखिल करके कार्रवाई शुरू की है। एकली छोकरीओ रहीने आ जमानामां कोण रही सके? नहीं कोईनो सपोर्ट कशुं ज नहीं। तो शुं लागे छे अपघात केम कर्यो? बस एना कारणे ज पैसानी तकलीफ। फीस भरवानी बाबतने कोई पैसा नता ने एने भाडું ભરવું પડે, છોકરીઓના ખર્ચા બધું એક છોકરી એકલી ક્યાંથી પૂરું કરે? बनासकांठा में भी गरीबी ने एक परिवार को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ मालगढ़ गांव में रहने वाले नागूभाई वाल्मीकि अपनी पत्नी की मौत से पहले ही दबाव में थे। ऊपर से बेरोजगारी और 5 बच्चों की जिम्मेदारी ने उनकी मानसिक स्थिति को और खराब कर दिया। बूढ़ी माँ की दवा का खर्च उठाने के भी पैसे नहीं बचे थे, लिहाजा एक रोज नागूभाई वाल्मीकि ने लस्सी में जहर मिलाकर पूरे परिवार के साथ पी लिया। लेकिन गनीमत रही कि उनकी तबीयत तो बिगड़ी लेकिन जान बच गई। रातना चेटला 3:30 वागे अमन जोन थई के आ लोकोए दवा पीधी है અને અમે કોઈ સિવિલમાં દાખલ કરીને આવ્યા છીએ। પછી કહેવાય તો અમાર ઘરે અમાર કરવાળાને એટલે પછી એમને મને અતારમાં કીધું। પાછો અતારમાં ભાગજીભાઈને ફોન આવ્યો હતો કે કોની દવા પીધી, એટલે અમે કીધું કે નગુભાઈ એની દવા પીધી છે 5 જણે, પેલા 7 જણે પીધી है। अब गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत से आई खबर सुनिए। डायमंड सिटी में पिछले 3 महीने में 11 वर्कर्स सुसाइड कर चुके हैं। मामला वही है, हीरे के कारोबार पर मंदी के बादल, छटनी के दौर में नौकरी जाना, आर्थिक तंगी, खाने के पैसे ना बचना और अंत में आत्महत्या।
एक तरफ भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ख्वाब देखता है, और दूसरी तरफ देश के खुशहाल राज्यों में शुमार गुजरात में लोग गरीबी की वजह से जान देने को मजबूर हो जाएं, तो जमीनी हकीकत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, बनासकांठा से दिनेश परमार और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक। गुजरात का शहर इस वक्त बारिश की वजह से परेशान है, डरा हुआ भी है। आसमान से बरस रही आफत हाहाकार मचाने को तैयार है। बाढ़ बारिश वाला आफतकाल जिंदगी पर कितने भारी पड़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि अमरेली, नवसारी और पोरबंदर से आई तस्वीरें परेशान कर देती हैं। वाकई में भयावह तस्वीरें हैं। यहाँ बारिश की वजह से कामकाज ठप हो चुका है, बाजार बंद पड़े हुए हैं, गांव पानी में डूबे हुए हैं, निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस चुका है, खेती पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हालात इस वक्त बेहद संवेदनशील हैं। यहाँ सड़कों पर दलित समाज का बड़ी संख्या में निकलना परेशान करता है। 2 दलितों की हत्या के बाद यह हंगामा बरपा हुआ है, जिस पर राजनीति भी अब खूब की जा रही है। सड़कों पर बवाल की ये तस्वीरें सुरेंद्रनगर जिले की हैं, जहां 2 दलितों की मौत के बाद हंगामा बरपा है। उनकी बिरादरी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, चौराहों पर धरना जारी है और पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। इन हाहाकारी तस्वीरों की कहानी निकली है चूड़ा तालुका के समड़ियाला गाँव से, जहां खेती की जमीन को लेकर 2 गुटों में पहले मामूली कहासुनी हुई, फिर बात लड़ाई झगड़े से होकर तलवार और गोलीबारी तक पहुंच गई। गांव के झगड़े में अधेड़ उम्र के 2 शख्स घायल हुए, उन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन मौत से जिंदगी की जंग वो हार गए। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के चूड़ा तहसील के अंदर एक समड़ियाला करके गाँव है। वो गाँव में जिनकी खेती की जमीन का एक विवाद चल रहा है, वो एक फैमिली है आलजी भाई प्रेमजी भाई और मनोज भाई प्रेमजी भाई, जो अभी अहमदाबाद रहते हैं। लेकिन वो लोग अहमदाबाद से कल ही अपने पूरे फैमिली के साथ अपनी जो है पुरखों की ज़मीन है, वो कोई जिसमें कोई सिविल मैटर भी चल रहा है सामने की पार्टी के साथ, वो कल देखने के लिए आए थे। कुछ वहाँ पे ज़मीन पे खड़े थे। उसी वक्त साइला तालुका के, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का ही एक साइला तालुका है, और जिन लोगों के साथ इसकी एक सिविल मैटर चालू है, वही फैमिली के तकरीबन 12 से 15 अनआइडेंटिफाई अजाणिया लोगों, और उसके साथ में भी अमराभाई खाचरभाई, जागाभाई खाचरभाई, जीलूभाई खाचरभाई, जिसके 6 आदमी के नाम दिए गए, वो और 12 से 15 लोगों वहाँ आके उन लोगों के साथ हाथापाई की, और जहाँ से उन लोगों के साथ पाइप और अन्य ब्रूटल हथियार से उन लोगों को मारा। और ट्रीटमेंट के दरमियान आलजी भाई प्रेमजी भाई और मनोज प्रेमजी भाई, 2 जो इंजर्ड पर्सन थे, दोनों भाई, उनकी कल रात को डेथ हो गई। 2 दलितों की मौत की खबर अनुसूचित जाति के नेताओं को लगी तो वो अपने दल बल के साथ मेडिकल कॉलेज में आधम के मांग उठी कि पहले हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, तभी शव लिए जाएंगे। धरना देने वालों में पूर्व विधायक नौशाद सोलंकी भी शामिल हो गए। पूरे गुजरात के अंदर इस घटना से बहुत ही प्रत्याघात हुआ है, बहुत ही बड़ा आघात हुआ है। सभी समाज के लोग की संवेदना आहत हुई है कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार में दलितों के ऊपर आए दिन इसे उत्पीड़न के घटनाएं घटती रहती, लेकिन आज तक किसी भी आरोपियों को सजा दिला नहीं पाई है। मामला दलित समाज से जुड़ा था, राजनीति तो होनी ही थी। पूर्व विधायक दलितों के समर्थन में धरने पर बैठ गए तो पाटदी से बीजेपी के मौजूदा विधायक पीके परमार और वार्डवान विधायक जगदीश भाई दलवाड़ी भी सुरेंद्रनगर के सिविल अस्पताल पहुंच गए, लेकिन यहां उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। बवाल ने राजनीतिक मोड़ लिया तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। राजकोट रेंज के आईजी अशोक कुमार यादव ने केस की समीक्षा की और चूड़ा के तत्कालीन पीएसआई जेबी मीठापारा और चूड़ा महिला पीएसआई टीजे गोहिल को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया।
सुरेंद्रनगर जिले में हालात इस वक्त बेहद संवेदनशील हैं। सड़कों पर मचे हाहाकार से आम लोग भी डर गए हैं। पुलिस के लिए भीड़ को समझाना मुश्किल हो गया है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है ताकि सुरेंद्रनगर की शांति एक बार फिर बहाल हो सके। सुरेंद्रनगर से साजिद बेलिम के साथ आज तक ब्यूरो।